सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। तो चलिए, अभी बेसिक लॉजिक गेट्स और उनके जितने प्रॉपर्टीज और जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले चुके हैं, है ना। और अभी हमारा नंबर है बूलियन एक्सप्रेशंस पे काम करने का। तो दो तरह के आइडियाज होते हैं, जैसा हमने पहले भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जब वार्निंग फंक्शन बना रहे थे। उस फंक्शन पे दोबारा काम करेंगे, बट इस बार एकदम डिटेल में समझेंगे एसओपी क्या है और पीयूएस क्या है। और मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम यहाँ से 2 नंबर 1 to 2 मार्क क्वेश्चन आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिफोर आई गो एंड डीप डाइव इनटू इट, अगेन इस बात को पहले समझा देता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि मिनिमाइजेशन में एग्जैक्टली इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉट मिनिमाइजेशन स्पेसिफिकली, बुलियन फंक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसी की इंपॉर्टेंस है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना अच्छे से कि एसओपी क्या होता है, पीओएस क्या होता है, उसका क्या वर्किंग मैकेनिज्म है, मार्क माय वर्ड्स की जब हम आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्दर प्रोसेस है, मान लीजिए के मैप मिनिमाइजेशन है, वहां पे कई बार एसओपी पीओएस, इवन मल्टीप्लेक्सर्स में, कॉम्बिनेशनल सर्किट में, सीक्वेंशियल सर्किट में भी हमें प्रॉब्लम रहती है ना। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अगर गेट को बहुत सीरियसली कंसिडर करें तो मान के चलिएगा इसके ऊपर तो एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेनी ही है ना। नाउ विल गो वन बाय वन, लुक एट दिस। So, Boolean expressions are the method using which we save information about Boolean function. That is when we get the value 1 and when we get the value 0 as output. तो अगर मैं दोबारा याद दिला देता हूँ हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन है ना, एंड उसको हमने एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्योंकि बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, तो जितने भी इनपुट्स वेरिएबल हमारे पास हैं सबके दो ही केस हो सकते हैं, इधर 0 1। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन उनकी हम बना लेते हैं और जो हमारा आउटपुट फंक्शन है वो भी 0 और 1 में ही काम करता है। तो जैसे यहाँ पर वो कार का जो वार्निंग सिग्नल वाला एग्जांपल हम ले रहे थे वो हमारे पास है, जहाँ पे 0 1 0 1 हमने बनाया। अब अगेन मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन में दो ही पॉसिबल वैल्यू हैं, या तो 0 या तो 1, तो आपको दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है ना। किसी एक को भी अगर हम याद रख लें तो हमारा काम हो जाता है। तो या तो आप सिर्फ ये याद रख लो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, या फिर आप रख लो नंबर ऑफ वंस कितने, देन ओवरऑल इट विल वर्क फाइन, है ना। तो अब किसको याद रखें, तो जैसे पहले भी हमने बात की थी, जो एसओपी और पीएस वाला आइडिया सर वो यही है। एसओपी जैसे हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, क्यों बोलते हैं ये भी समझेंगे। जब हम उसकी बात करते हैं वो काउंट करता है नंबर ऑफ वंस कहाँ पे, स्पेसिफिकली पोजीशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये देखो अगर मैं इसके डेसिमल नंबर लिखूं, जो ये कॉम्बिनेशन है 0 0 0 0 0 1 से 7 तक, तो 1 पे, 4 पे, 6 पे और 7 पे, 1 4 6 7 पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1 है। और ये जो पीओएस है ना, ये याद रखता है पोजीशन किसकी, जीरोस की। तो आप देख सकते हैं 0 2 3 एंड 5। तो 0 पर, 2 पे, 3 पे और 5 पे, इन सारे लोकेशंस पे आप देख रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है नंबर ऑफ जीरोस, है ना। तो ये दो बेसिक आइडिया हमारे पास है। अब इसमें डेप्थ में कैसे काम करना चाहिए, किसको याद रखना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखो लॉजिक ये है, अगेन इंपॉर्टेंट बात है कि ना तो 0 हमारा रिश्तेदार है ना तो 1। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो हमें तो उसको याद रखना चाहिए जिसका काउंट कम है, जिसको याद करना आसान है उसको याद रखना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं न्यूट्रल फंक्शन। वाई न्यूट्रल, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1 बराबर है। तो इस बेस पे मैं कभी डिसाइड कर ही नहीं पाऊंगा कि मेरे को किसको याद रखना चाहिए, बिकॉज आप 0 को याद रखोगे तो भी 4 बार रखना पड़ेगा, 1 को तो भी 4 बार। बट मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब क्योंकि लॉजिक गेट्स आप पढ़ चुके हो तो आई होप ये आप पहचान लोगे। मुझे बता सकते हो व्हाट इज दिस फंक्शन। ए और बी के दो पॉसिबल वैल्यू, फंक्शन f1 आप देख सकते हैं 0 0 पर आपको 0 मिला, बाकी 0 1 1 0 1 1 तीनों पर आपको 1 मिल रहा है। तो समझदार को इशारा काफी है, स्मॉल केस में भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज नथिंग बट a प्लस बी। सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बहुत बेसिक बात है। कैन यू गेस व्हाट इज f2? f2 गेस कर सकते हो सर? इस आइडिया से सोचेंगे तो 0 0 पर भी 0 मिला, 0 1 1 0 पर भी 0 मिल रहा है, सिर्फ 1 1 पे हमें 1 मिल रहा है। तो विदाउट ए डाउट दैट मस्ट बी ए डॉट बी होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अब अगर ये दोनों ऑब्जर्वेशंस आपके पास है तो मेरे को 100% अंदाजा है कि अब आपको ये तो समझ आ रहा है कि ये फंक्शन क्या क्या है। बट जो आपको नहीं पता मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ 0 सिर्फ 1 था और नंबर ऑफ 1 3 थे, तो क्या याद करना आसान था सर? 0 याद करना आसान था।
आपने जो लिखा है ना एक्सप्रेशन, ये पीओएस में लिखा है, दरअसल a प्लस बी 0 ही याद कर रहा है। अभी हो सकता है आप इस बात को रिलेट ना कर पाए कि क्या मतलब है इसका, बिकॉज लेकिन अगर कोई पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखता है, दे मस्ट बी गेटिंग इट। बिकॉज अगर मैं 1 की पोजीशन याद रखता, पता है मैं इस फंक्शन को कैसे लिखता, मैं लिखता a बार b प्लस ए बी बार प्लस ए बी, कुछ इस तरह से मैं इस फंक्शन को लिखता, है ना। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करो फंक्शन को हम कैसे लिख रहे हैं, हम ए प्लस बी लिख रहे हैं, यानी कि हमें पहले से पता है कि यार ये पीओएस में लिखना आसान है। सिमिलरली यहाँ देखो आप, यहाँ पर कौन ज़्यादा कौन कम है, सर नंबर ऑफ जीरोज जो है वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ वन कम है, वन को याद रखना आसान है, इसलिए शायद ए डॉट बी जो हमने लिखा ना, वो नंबर ऑफ वंस को ही काउंट किया है। अब आप पूछो क्यों, अगर मैं 0 की पोजीशन याद करता तो पता मेरे को कैसे लिखना पड़ता, पीओएस में दिस इज ए प्लस बी, इधर आता है ए प्लस बी बार, क्योंकि यहाँ पे ना पीओएस में उल्टा चलता है, जहाँ 1 होता है वहाँ 0, मतलब जहाँ पे 0 है वहाँ ए लिखते हैं, जहाँ 1 है वहाँ ए बार लिखते हैं, और ये पोजीशन हमारे पास आती, सॉरी नॉट प्लस, ये पोजीशन आती ए बार प्लस बी। दिस इज द आइडिया। तो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ डिस्कशन से, सर ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो मैथमेटिक्स हम अप्लाई करेंगे बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी हमारे दिमाग में है, हमें पता है कि इस वाले फंक्शन में क्योंकि 0 सिर्फ एक है तो पीओएस बेटर है, इसलिए आप आंसर पीओएस में लिखते हैं, यहाँ पर आप एसओपी में नहीं लिखते। यहाँ पर जब आप देखते हैं और जानते हैं कि यार नंबर ऑफ 1 सिर्फ एक है लेकिन 0 3 है, तो ऑलरेडी आप आंसर एसओपी में लिखते हैं, इस बार पीओएस में नहीं लिखते, वहां एसओपी में नहीं लिखा है ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है। हालांकि एडिंग ऑन टू दिस कंक्लूजन ये है, आमतौर पे पढ़ाई करते हुए चीजों पे काम करते हुए अगर मैं ऐसे लिखता हूं a डॉट बी एंड c डॉट डी, और अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी एंड c प्लस डी, आप बताओ आप किस एक्सप्रेशन को देख के ज्यादा फ्रेंडली फील करते हो, किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। अभी बड़ी अजीब सी बात है मैथ में क्या कंफर्ट, बट अगेन यू विल अंडरस्टैंड, ये आपको बेटर लगेगा, ये आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, बचपन से हम बेसिक अरिथमेटिक करते आए हैं, हम बॉटोमास इस्तेमाल करते आए हैं, तो विल ऑलवेज फील कंफर्टेबल कि यार अगर पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद काइंड ऑफ एडिशन करना है, नॉट एग्जैक्टली मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई माने एंड ऑपरेशन, एडिशन माने और ऑपरेशन, बट ये कुछ गड़बड़ लगता है हमें कि पहले एडिशन करना है देन मल्टीप्लाई करना। तो पढ़ते हुए आमतौर पे जितनी एनालिसिस हम करेंगे ज़्यादातर एसओपी के साथ करेंगे, है ना। बट यू नो एग्जाम में एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं हमेशा मानता हूँ 80-20 रेशो है ना, या शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा मान सकते हैं, 85 to 50% रेशो है। तो अगर 8-9 क्वेश्चन एसओपी पे पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन पीओएस पे भी पूछा जाता है, बट पूछा जाता है, तो उसकी मैथमेटिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। यस, तो एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। 2012 से 1 मार्क क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन है नोटिस करो, द ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट्स द बुलियन फंक्शन। ये एक ट्रुथ टेबल है, बुलियन फंक्शन आपके पास है, बस इतना ही करना है, इसको पहचानना है। अभी खैर हमने बहुत डिटेल में तो काम किया नहीं, बट अगेन आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1 बराबर है, तो अगर मैं डिफॉल्ट केस एसओपी में जैसे हम करते हैं, अगर हम 1 की पोजिशन का ध्यान रखें तो जरा बताओ यहाँ पर कैसे लिखूंगा, तो दिस इज व्हाट 1 0 पे मिला ना, x डॉट वाई बार ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 1 दिस इज 0। दूसरा 1 कहाँ मिला, ये देखिए दूसरा 1 मिला हमें x डॉट वाई पे। अगर सिंपल मैथ भी लगाएं तो x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा y बार प्लस वाई, है ना। बेसिक बुलियन लॉज में हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी भी चीज को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करेंगे तो 1 मिलेगा, सो यू गेट नथिंग बट x इंटू 1। नाउ दैट इज आइडेंटिटी लॉ, अगेन यू गेट x। तो आई थिंक करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन है ना, बहुत सिंपल बात है। और अगेन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आप ध्यान से अगर टेबल को देखते तो कैन यू सी दैट फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम आर एग्जैक्टली सेम, मानो y से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो भी x की वैल्यू है वही फाइनल फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन देख के भी आंसर निकाला जा सकता है। खैर फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज 110% ऑप्शन है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम की बहुत गहराई से समझते। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट, टर्म सुनना, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि हमें सम करना है प्रोडक्ट टर्म का। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये बहुत सारे कौन है, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट टर्म। अभी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट टर्म्स, और प्रोडक्ट टर्म का हमें क्या करना, सम करना। एक और बात, ना तो टेक्निकली ये प्रोडक्ट है ना, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है ये एंड है,
और ना ही टेक्निकली ये सम है, ये सम नहीं है, ये और है। बट अगेन कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए, नॉट कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन आसान रखने के लिए, क्योंकि हमें आदत है कि इसको हम प्रोडक्ट और इसको हम सम बोलते हैं तो ऐसा बोल रहे हैं। बट कायदे से दिस इज नॉट सम ऑफ प्रोडक्ट, कायदे से क्या बोलना चाहिए, दिस इज और ऑफ एंड। बट अजीब लग रहा है ना और ऑफ एंड बोलने, इसलिए सम ऑफ प्रोडक्ट बोल रहे हैं। सो आई विल रीड इट आउट। अ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन्स एंड टर्म या प्रोडक्ट टर्म, देखिए मैं ब्रैकेट में आगे लिख के बता रहा हूँ। सो दीज आर द प्रोडक्ट टर्म्स विच आर सम, ये ब्रैकेट में और टुगेदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो उन सबको आपस में और कर रहे हैं या सम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। दीज प्रोडक्ट टर्म्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लिटरल्स और वेरिएबल्स। तो यहाँ पर ना ए है, बी है, लुक एट दिस बी बार, सी बार, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल आमतौर पे। बट यहाँ पर और टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं लिटरल्स, और ये शब्द एग्जाम में भी इस्तेमाल होता है तो आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स में यही वर्ड यूज करेंगे। तो मैं आपसे पूछ लूंगा, जैसे उदाहरण के लिए बताइए इस फंक्शन का टोटल लिटरल काउंट क्या है, हाउ मेनी लिटरल्स आर देयर, तो जरा गिनो कितने लिटरल हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिटरल काउंट है, लाइक दिस, है ना। तो ये लिटरल्स यहाँ पर होंगे अपियरिंग आइदर इन कॉम्प्लीमेंट्स और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। जैसे ए जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आया है, बी नॉर्मल फॉर्म में है या अनकॉम्प्लीमेंटेड है, ए बी सी अनकॉम्प्लीमेंटेड है, बी और सी कॉम्प्लीमेंटेड है, लाइक दिस। ये बात समझ आ गई। अब ये काम करता कैसे है, इसका एक पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर ये टेक्निकलिटी समझ गए तो बहुत क्लैरिटी आएगी। ये मैंने पूरा सीक्वेंस लिख लिया, 3 वेरिएबल का एग्जांपल ले रहे हैं, मान के उनका नाम रख लिया मैंने ABC। तो 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो 0 से 7 तक सारे 8 कॉम्बिनेशन। और ये आप देख सकते हैं उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 से लेके 1 1 1 तक हम पहुंच गए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उनका मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन। तो पहले देखो बेसिक आइडिया क्या है, लॉजिक ये है, ये सब है प्रोडक्ट टर्म, है ना। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ A.B.C, ये है प्रोडक्ट टर्म A.B.C। अब प्रोडक्ट टर्म का रूल क्या है, प्रोडक्ट टर्म का रूल है कि उसका रिजल्ट 1 आना चाहिए, तभी उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। कई बार आपने ऐसा सुना होगा ना कि ए का मतलब 1 है, ए बार का मतलब 0 है। क्यों ए बार का मतलब 0, ये समझाना जा रहा हूं आपको, तो ध्यान से देखना। हर प्रोडक्ट टर्म का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं, ये जो पहली हमारी प्रोडक्ट टर्म है, क्या इसका रिजल्ट 1 होगा, नहीं। यहां पर तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू 0 0 है। तो अगर तीनों की वैल्यू 0 0 0 है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नोटिस करिए, मेरे को इन पे कॉम्प्लीमेंट या बार लगाना पड़ेगा। जब मैं कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा ए बार बी बार सी बार, अब 0 0 0 पर बार लगाएंगे तो दैट विल बिकम 1 1 1 और 1 1 1 का एंड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आपको समझ आएगा कि कहां पर बार लगाना और कहां पर बार नहीं लगाना, क्योंकि इन सब का प्रोडक्ट मेरे को हमेशा 1 ही चाहिए। तो जहां पर 0 होगा उसके ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट, सॉरी नॉट 1 पे, जहां 0 होगा उसके ऊपर देखिए, नोटिस करिए, हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे हम चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, देखिए नोटिस करिए, ये कहलाएगा प्रोडक्ट टर्म। और क्योंकि इस प्रोडक्ट टर्म में 3 वेरिएबल्स हैं, फंक्शन के अंदर तीनों हैं, तो इनको प्यार से बोलते हैं मिन टर्म। बोलो क्या बोलते हैं, मिन टर्म। सारे मिन टर्म एग्जैक्टली आप लिखो, याद करो, कभी कभी ट्रबलसम होता है, तो उसकी एक शॉर्टकट नोटेशन हमने बना रखी है। मैक्स टर्म के लिए कैपिटल M यूज करते हैं, मिन टर्म के लिए स्मॉल m। तो स्मॉल m विद अ सबस्क्रिप्ट 0, स्मॉल m विद अ सबस्क्रिप्ट 1, लाइक दिस। तो देयर यू कैन सी, कोई आपसे पूछे बोलो ये कौन है, ये है ABC और C पे लगाए बार, तो ऑब्वियसली ये रहा होगा 1 1 और 0, बिकॉज हम जानते हैं कि प्रोडक्ट टर्म का रिजल्ट होता है 1। तो ये भाई साहब कौन है, 1 1 0 मानो 6, तो ये हुए मिन टर्म नंबर 6, है ना। अब बताओ मिन टर्म्स क्या है, समझ आ रहा है क्या, एक बार कंक्लूड कर देता हूं। विद n नंबर ऑफ वेरिएबल्स वी कैन जनरेट 2 raised to power n different combinations, और to be precise 2 raised to power n min terms हम बना सकते हैं, है ना। हर min term में a is represented like 1 and a bar is represented as 0. Why it is so? Because मैं आपको बता रहा हूँ, for every min term the result must be 1. क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये एक बेसिक आइडिया है ना। ये यहाँ पे यही पूरी मैथ्स मैंने आपको समझाई है। एक नेक्स्ट आइडिया हो सकता है कैनोनिकल फॉर्म। अब कैनोनिकल फॉर्म क्या है, जैसे
दोबारा हम उस वाले फंक्शन की बात कर लें एक बार। ये वार्निंग फंक्शन था ना हमारा, तो यहाँ देखो एक, अब आप इसको टेक्निकली समझ पाएंगे। अब बताओ ये कौन होगा, तो अगर मैं ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, यू कैन अंडरस्टैंड ए बार बी बार सी। ये देखो ए बार बी बार सी, इधर देखोगे ए बी बार सी बार, देखो मैच हो रहा है ना, ए बी बार सी बार। आगे देखोगे ये वन ए बी सी बार, यहाँ देखो ए बी सी बार, वेरी गुड। एंड लास्ट में देखोगे तो ए बी सी, यहाँ पर बिल्कुल ए बी सी हमारा आ रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी। क्या बोलते हैं, इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, कोई मिनिमाइजेशन नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट टर्म हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट टर्म अपने आप में मिन टर्म है, मानो उनमें सारे के सारे लिटरल्स प्रेजेंट हैं, है ना। इसका डिफरेंस क्या समझाता हूँ, जैसे यहाँ देखो ये फंक्शन 3 वेरिएबल का है। अब आप ध्यान से देखोगे ये एक प्रोडक्ट टर्म है क्योंकि इसमें तीनों वेरिएबल है ना, तो ये प्रोडक्ट टर्म भी है और मिन टर्म भी है। जहां कंफ्यूजन हो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करो, फिर से देखो, रिवाइंड करो, फिर से देखो, विल गेट द क्लैरिटी। ये प्रोडक्ट टर्म भी है, मिन टर्म भी है। ये भाई साहब प्रोडक्ट टर्म तो है बट ये मिन टर्म नहीं है। प्रोडक्ट टर्म है, मिन टर्म नहीं। मिन टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास सारे वेरिएबल नहीं है। इसके पास बी बार है, इसके पास सी बार है, बट इसके पास ए नहीं है। ये पहले वाला नोटिस करो, ये भी प्रोडक्ट टर्म है बट ये भी मिन टर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास ए बार है, बी है, बट सी नहीं है। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि एसओपी फॉर्म में लिखा हुआ है, बट कैन आई कॉल्ड इट कैनोनिकल एसओपी? नहीं, इसको मैं कैनोनिकल एसओपी नहीं कह सकता। हाउ टू कन्वर्ट अ प्रोडक्ट टर्म इनटू या अ सम टर्म, एसओपी टर्म, आई एम सॉरी, इनटू कैनोनिकल फॉर्म, नोटिस करिए यहीं पे कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए लिखा है ए बार बी प्लस बी बार सी एंड प्लस ए बी सी, तो आई थिंक ए बी सी को तो टच करने की जरूरत नहीं है। पहला देख लीजिए हमारे पास लिखा है ए बार बी, कौन मिसिंग है, सी मिसिंग है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, नोटिस करो सी बार प्लस सी इज नथिंग बट वन, और वन को किसी भी चीज में एंड करते हैं तो आई थिंक उसकी मैथ पे कोई चेंज होता नहीं, दैट विल रिमेन सेम। आगे बढ़ो, यहाँ पर कौन मिसिंग है, ए, तो बोलो क्या बनेगा, नाउ दैट विल बी ए बार प्लस ए। जो मिसिंग उसे ऐड करते हैं, जो बाकी एज इट इज लिखते हैं, जो सो दैट इज बी बार सी बार, और यहाँ पर तो कुछ मिसिंग है ही नहीं, तो दैट विल रिमेन एज ए बी सी, है ना। चलाएं, इसको चलाते हैं, तो बोलो क्या बनेगा सर, ये बनेगा ए बार बी सी बार, देन बनेगा ए बार बी सी, इधर बनेगा ए बार बी बार सी बार, देन बनेगा ए बी बार सी बार, एंड देन बनेगा ए बी सी। तो नाउ यू कैन से कि हाँ ये जो एक्सप्रेशन है ये एसओपी है और साथ में कैनोनिकल फॉर्म में भी है, बिकॉज यहाँ पर सारे मिनटम्स हैं, कोई भी आइडिया ऑप्टिमाइज फॉर्म में हमने नहीं लिखा, है ना। तो आई थिंक एक कैनोनिकल वाली बात भी आपको समझ आई होगी। हालांकि यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में ज़्यादा इस चीज़ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ऐसा नहीं बस देखते जाना, ये वीडियो देखने वाली नहीं है, वीडियो देखना और करने वाली है। तो जहां कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं सॉल्व करूंगा फिर मैच करना। तो क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, द मिनटम एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन पी क्यू आर वेयर पी एंड क्यू एंड आर बार एंड पी एंड आर बार, ये पूरा गिवन है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, इस पे अपने को काम करना, आपको बताना है कैनोनिकल फॉर्म में कैसा नजर आएगा। तो चलिए पहले मुझे बताइए क्या ये कैनोनिकल फॉर्म में है? नहीं है सर, क्यों नहीं है? देखिए फंक्शन क्लियर कट मेंशन्ड है कि 3 वेरिएबल का है, जबकि इन सभी प्रोडक्ट टर्म में 2 वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब ये फिर वही कहानी, ये प्रोडक्ट टर्म तो है, ये मिन टर्म नहीं है। चलिए इसे मिन टर्म में लेके आते हैं। तो पहला टर्म है P और Q, क्या मिसिंग है सर? R मिसिंग है। सो लेट मी से R बार प्लस R प्लस, आगे बढ़िए। नेक्स्ट वाले में P ही मिसिंग है ना। तो यहीं से शुरू कर देता हूँ। सो लेट मी हैव P बार प्लस P एंड देन व्हाट डू वी हैव, वी हैव Q R बार। फिर से आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए P है, R बार है, कौन मिसिंग है? Q मिसिंग है। तो लेट मी से P Q बार प्लस Q एंड R बार, दिस विल बी ऑल, है ना। चलिए अब जल्दी से इस पे काम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, बोलिए क्या बनेगा। सो दैट इज P Q R बार प्लस P Q R, ये ब्रैकेट ओपन करिए। This is P bar Q R bar, this is P Q R bar, and इधर this will be P Q bar R bar plus P Q
आर बार, समथिंग लाइक दिस। अब कौन कौन से मिनटर्म में देख लेते हैं, क्योंकि देखिए फिर से वही जो मैंने बताया था ना, शॉर्टकट नोटेशन है उसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वैसे किया हुआ। बट हमारे को पूरी मैथ पता में कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। ये कौन है बोलो, ये है 110, बिकॉज दिस इज 110, सो दिस इज नथिंग बट मिनटर्म नंबर 6। ये कौन है, मिनटर्म नंबर 7। 010, ये कौन है, मिनटर्म नंबर 2। 110, दिस इज मिनटर्म नंबर 6। 100, दिस इज मिनटर्म नंबर 4। 110, दिस इज मिनटर्म नंबर 6। रिपीटेशन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडिया इंपॉर्टेंट लो आप जानते हो, तो आप तो स्पेसिफिक मिनटर्म देख लो कौन कौन सा है। तो मेरे ख्याल से सबसे छोटा मेरे पास M2 है, हाँ जी सर। M2 के बाद M4 है, then I have M6 and then I have M7. So 110% ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाता है करेक्ट आंसर। देखिए पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए, कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताइए, है ना। गेट 2010 का क्वेश्चन है 2 नंबर का। अगेन इस बात का प्रूफ है कि ऐसा नहीं है भाई कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स होगी वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तब भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बनते हैं, है ना। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है पूरा पैटर्न दोबारा से बताने की, मैथ्स आप समझ गए। तो अगेन एक एक्सप्रेशन है और लिखा हुआ है कि इसमें एसओपी फॉर्म में है बट कैनोनिकल फॉर्म में नहीं। आपको कैनोनिकल फॉर्म में लेके आना और पूरा मिनटर्म बताना है। एक और चीज आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर पहला टर्म है सिर्फ ए, है ना, तो इसका मतलब क्या क्या मिसिंग है, इसका मतलब बी और सी दोनों मिसिंग है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी बार प्लस बी एंड सी बार प्लस सी। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो बोलो क्या बनेगा, दैट विल बी ए बी बार सी बार एंड देन ए बार बी बार सी एंड देन ए बी सी बार एंड देन ए बी सी। ऐसे 4 टर्म मिल जाएंगे लाइक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो आई थिंक ये बेसिक बात है, आप पकड़ लोगे इसको। अगली बात करते हैं पीओएस की। पीओएस माने प्रोडक्ट ऑफ सम। पीओएस माने जो 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 किस पे ध्यान रखता है, 0 पे के 1 पे। तो पीओएस वो जो ध्यान रखता है जीरोस पे, है ना। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन जहां पे आपको देखने को मिले, जहां पे बहुत सारे सम टर्म का हमने प्रोडक्ट किया हो, या टेक्निकली अगर सही बोलूं तो बहुत सारे और टर्म का हमने एंड किया हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं पीओएस। अभी कैसे काम करता है और क्या ऑब्जर्वेशन है, अगेन इसकी मैथ समझाता हूँ। अब करने को तो लोग बच्चे को रटा देते हैं, क्या यहाँ उल्टा है सर, ए का मतलब 0 है और ए बार का मतलब 1 है, बट ये बात पछती नहीं है। मैथ क्या है इसकी, क्यों होता है ऐसा, तो देखो लॉजिक क्या है, क्योंकि ये सब के सब सम टर्म है ना। तो ये लिखा भले मान लीजिए बाइनरी में 0 0 0 है, बट टेक्निकली ये ऐसे है 0 और 0 और 0। और यहाँ पर क्या है, हमको ये चाहिए, क्योंकि ये 0 पे ध्यान रखता है ना, हमको चाहिए कि हर सम टर्म का जो रिजल्ट है वो 0 होना चाहिए, सबका रिजल्ट 0 होना चाहिए। और जो 0 नहीं है हम उसे 0 बना देते हैं। तो मैं अब आपसे पूछ लूँ, मान लीजिए कोई भी एक टर्म उठा लेते हैं 101, तो क्या 1 का 0 और ऐसा और करेंगे तो 0 आएगा क्या, 0 न, 0 तो नहीं आएगा। तो बोलो क्या करना पड़ेगा, सर में इन दोनों 1 पे बार लगाना पड़ेगा। बताओ हाँ के ना, हाँ, बस इतनी सी मैथ है। अभी इन 1 पे बार लगाएंगे तो ये बात ठीक है कि जो इसका रिजल्ट है हमारा वो क्या आ जाएगा सर, वो 0 आ जाएगा, है ना। तो दैट इज अ रीजन कि यहाँ उल्टा है। अब यहाँ पर कहीं बार लगाने की जरूरत है नहीं, तीनों ही 0 0 0 है, तो 0 और 0 और 0 का रिजल्ट भी 0 होगा, है ना। तो ये वाली कहानी है। अगेन वैसे मैं लिखूं a प्लस बी बार, ऐसा मैंने लिखा, दिस इज द सम टर्म। लेकिन कोई सम टर्म अगर ऐसा है कि उसमें सारे लिटरल्स आ रहे हैं, देन दैट सम टर्म इज नोन एज मैक्स टर्म, है ना। वही वाली मैथ है, फिर उसको क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म बोलते हैं। एंड यू कैन सी कि सारे मैक्स टर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या, शॉर्ट हैंड नोटेशन यहाँ भी है सर। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हैविंग स्मॉल m, बस क्या करना है, कैपिटल M यूज करना है। तो कैपिटल M0, कैपिटल M1, M2, M3 अप टिल M7, है ना। बाकी पूरी मैथ सेम है। अगेन व्हेन यू गो ऑन द एक्सप्रेशन, यहाँ भी कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ नोटिस करिए, क्या ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, सर ये एक वैलिड पीओएस एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सम टर्म का आपने प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये वैलिड है। क्या ये कैनोनिकल फॉर्म भी है, ये कैनोनिकल फॉर्म भी है, बिकॉज आप नोटिस करिए ये जितनी भी प्रोडक्ट टर्म है, सॉरी सम टर्म है, क्या ये अपने आप में मैक्स टर्म भी है, हाँ, क्योंकि आप देखो हर एक के अंदर सारे लिटरल आ रहे हैं, तो ये वैलिड मैक्स टर्म भी है।
अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा हो जो मैक्स टर्म नहीं हो तो उसको मैक्स टर्म बना सकते हैं कि एग्जाम्पल यहीं लिखे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, लेट मी से ए बार प्लस बी अकेला रख लेते हैं और दूसरी तरफ ए प्लस बी बार सी। अब ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, पीओएस एक्सप्रेशन है, जिसमें इधर तो वैलिड सम है बट यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी बात नहीं लिखी। तो कैसे करते हैं, आइए ध्यान दीजिए। तो जैसे वहां पर हमने सम किया था, यहां अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं तो ध्यान से देखिए, अगर किसी भी वेरिएबल को उसको उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रोडक्ट करते हैं देन विल गेट अ रिजल्ट 0, और रिजल्ट 0 है देन देयर इज नो चेंज। आपको उस पर कुछ भी डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैसे करोगे, तो इसको लिख सकते हो ए बार प्लस बी प्लस सी बार, एंड इसको लिख सकते हो ए बार बी एंड सी, और ये हमारा जो तीसरा है ये एज इट इज चलेगा। तो ये अब देखिए, जो पहले हमारा एक्सप्रेशन नहीं था किसमें, कैनोनिकल फॉर्म में, अभी कैनोनिकल फॉर्म में आ गया, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप एसओपी एक्सप्रेशंस क्या है, पीओएस एक्सप्रेशंस क्या है, अगर कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है ना, तो उनको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सारी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी, है ना। अब ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। नाउ दैट इज अगेन, मैं आपको बैक टू बैक गेट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, यू गेट अ सेंस ऑफ क्लैरिटी कि भाई कहीं से कुछ भी पूछा जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि यू नो के मैप से या फिर मल्टीप्लेक्सर से ही क्वेश्चन आएगा। सो दैट इज गेट 2015 2 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, that is p bar plus qr, where f is a function in the 3 boolean variable p qr and p bar is like p bar, that is okay। consider following statement, 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन कौन इक्वल है या कौन कौन इक्वल नहीं है। देख लेते हैं, पहले फंक्शन को पकड़ो, 3 वेरिएबल है p qr, तो फंक्शन 3 वेरिएबल का है विच इज p qr, और यहाँ पर देखिए मेरे को क्या टर्म मिल रहा है, यहाँ पर टर्म मिल रहा है p बार प्लस q। क्या ये कैनोनिकल फॉर्म में है, नहीं, ऐसे से पकड़ना बहुत आसान है, तो माफ कीजिएगा मुश्किल है, तो पहले से कैनोनिकल फॉर्म में ले आते हैं। अब आप मुझे बताइए, p बार तो है, क्या मिसिंग है, q और r बार ना, तो कैसे लिखूंगा, q बार, r बार r, और यहाँ पर p मिसिंग है, तो p बार प्लस p एंड देन यू हैव qr। ठीक बात है, कर दो ब्रैकेट ओपन करो, बोलो क्या क्या बनेगा, तो p बार q बार r बार, सबका पहला पहला, देन p बार q बार, यहाँ से r ले लेता हूँ, देन p बार q r बार, एंड देन p बार एंड q r, इसको भी ओपन कर लो, सो यू गेट p बार q r एंड देन यू गेट p q r। अब ध्यान से नोटिस करो, ये कौन है, दिस इज लाइक मिनटर्म 0 0 0 1, सो दिस इज मिनटर्म 1 0 1 0, दिस इज मिनटर्म 2 एंड 0 1 1, सो दिस इज माने मिनटर्म 3 and this is again minterm 3, no need to write it again, and this is like minterm 7। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कैसे इसको बोल सकता हूं, अब क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे समेशन लिख के कैसे लिख सकते हैं, 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 7 मिला। और समझिए ये किसकी पोजीशन है, ये पोजीशन है कि कहाँ कहाँ पे 1 है, जहां जहां पे 1 नहीं है वहां क्या, वहां 0 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैक्स टर्म में, जो प्रोडक्ट टर्म होता है इसलिए पाई यूज करते हैं। मैथ्स में एक सीक्वेंस को अगर प्रोडक्ट करना हो तो क्या सिंबल यूज होता है, पाई विद कैपिटल एम। कौन बचा, 1 2 3 4 बचा, 5 बचा, 5 बचा, 6 बचा, तो यानी कि ये तीनों हमारे प्रोडक्ट टर्म 0 की पोजिशन है। अब देख लो क्या क्या बात है, क्या 4 5 6 सिग्मा ठीक लिख रहा है, नहीं गलत लिख रहा है, 4 5 लिखा तो ठीक है 4 5 6, बट सर वो सिग्मा के नहीं, वो पाई की पोजीशन है, बिकॉज 4 5 6 तो 0 की पोजीशन बता रहा है, तो गलत है ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसने खेला, बताओ कौन सी बात ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमारा S2 और S3 हमारे ट्रू हैं और S1 और S4 हमारे फॉल्स हैं, तो 110% ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। एक और बात, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, तो एकदम बेसिक तरीके से किया, जैसे टेक्निकली किया जाना चाहिए था। क्या इसमें कुछ शॉर्टकट हो सकता है, हो सकता है, जैसे यहाँ देखिएगा, वो आम जिंदगी थी, मिनटॉस जिंदगी आपको दिखाता हूँ, दैट इज p बार q। तो आमतौर पे अब इतना लंबा लंबा एक्सपैंड करेंगे बहुत टाइम लगेगा। देखो p बार माने 0, ये तो मैं पता, अब क्या मिसिंग है सर, q और r दोनों मिसिंग है ना,
तो दोनों के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लो, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब भी 0 के साथ टैग चेक करो, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 3 0 1 2 3 हमारे हो गए। यहाँ पर कौन मिसिंग है? पी मिसिंग है। तो पी के दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? या तो 0 या तो 1। क्यू भी है, आर भी है, तो दैट इज 3 एंड दैट इज 7। देखो एक बार सारे टर्म फिर से मिल गए क्या? 0 1 2 3 7 हाँ मिल गए। बहुत जल्दी भी कर सकते, मतलब दिस कुड हैव टेकन ओनली 30 सेकेंड्स। तो वो तो देखो फिर भी बात है, डे 1 पे परफेक्शन नहीं आएगा, आप काम करते जाओगे, ऑब्जर्व करोगे, उसकी मैथ समझोगे, धीरे धीरे विल गेट द आइडिया, है ना। बट इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक तरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक फंक्शंस क्या है, फंक्शंस कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, एसओपी क्या है, पीओएस के उसके कैनोनिकल फॉर्म्स क्या है, वो सारा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अभी आगे इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे, और 2-3 छोटे छोटे आइडियाज पेंडिंग हैं जिस पर बात करेंगे, जैसे हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शंस आर पॉसिबल, कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, डुअलिटी कैसे करते हैं, हर एक पे क्वेश्चन पूछे गए, न्यूट्रल फंक्शन क्या है, सेल डुअल क्या है। तो छोटा छोटा आइडिया इंटरेस्टिंग है, और हर एक पे क्वेश्चन पूछा गया, तो डिटेल में इसकी बात करेंगे। ओके, अगर आप गेट एग्जाम के लिए सीरियस हैं बट आपकी प्रिपरेशन कुछ कारणों से अच्छी नहीं चल रही, जैसे डेली डिसिप्लिन के साथ ना पढ़ना, डाउट सॉल्व ना हो पाना, या किसी भी कंफ्यूजन में अच्छी मेंटरशिप का ना होना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट गाइडेंस बैच, जहां मैं रोज 2 घंटे लाइव पढ़ाता हूं विद पर्सनल मेंटरशिप। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे, मतलब क्वेश्चंस क्या, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट कभी ना कभी इनके ऊपर क्वेश्चन टच हुआ है। अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं, मान के पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो टॉपिक छोटा हो बड़ा हो स्किप नहीं करना, है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर वही जैसा मैं बोलता हूँ ना, ये मत सोचिए हर टॉपिक से डायरेक्ट क्या क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो जाते हैं। तो आई गो वन बाय वन। पहला, विद n boolean variables how many different boolean functions are possible। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, पहले तो इसका फॉर्मूला समझा देता हूँ, बट समझा के देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ, बट वो काम कैसे करता है वो समझते हैं। तो आइडिया ये है, अगर n नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल्स हैं, तो विद n नंबर ऑफ वेरिएबल्स टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं 2⁻n, और जितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं हर एक के पास 2 पॉसिबल वैल्यू है, या तो 0 या तो 1। तो जो टोटल नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस या डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होती है वो है 2⁻n। अब ये आंसर है, बट ये समझ नहीं आता कि हुआ क्या। आई विल गो वन बाय वन। इमेजिन करो मेरे पास 2 बूलियन वेरिएबल है ए और बी, है ना। तो ये n की वैल्यू मैंने ली 2। अब 2 बूलियन वेरिएबल से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बताइए? 4 बनेंगे। सो 2⁻², बेसिकली 4 कॉम्बिनेशन। सो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब सवाल है कि कितने फंक्शन हो सकते हैं। नाउ कैन यू इमेजिन, क्या 4 क्योंकि वैल्यूज हैं, क्या एक पॉसिबिलिटी है, लेट मी से सपोज देयर इज अ फंक्शन f0 जो कि हर पॉसिबल केस में चारों वैल्यू 0 रखता है। क्या एक हो सकता है जिस लाइक 0 0 0 1, या फिर हो सकता है 0 0 1 0। इस तरह से आप नोटिस करेंगे आई कैन गो ऑल द वे टू 15 फंक्शन, 0 से लेके 15 तक टोटल डिफरेंट कितने केस बना पाऊंगा? 16। तो यहाँ तक 4 कॉम्बिनेशन बन चुके थे, एंड नाउ 2⁻4 टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? 16। अब मेरे को नहीं लगता इसके बाद डाउट होना चाहिए। और आप नोटिस करो, आपने जितने फंक्शन सोचे हैं 2 वेरिएबल पे, सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे ये देखो f1 कौन है? f1 इज नथिंग बट a.b। इसमें XOR भी होगा, XNOR भी होगा, AND होगा, NAND होगा, NOR होगा, सब कुछ इसमें मिल जाएंगे, है ना। तो दोबारा ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला है 2 की पावर n, इसको भी दोबारा समझ लो। ये n क्या है सर? ये n है एज सिंपल एज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल आपके पास है? ये वाला 2 कहाँ से आया? ये है नेचर ऑफ वेरिएबल। नेचर माने बाइनरी नेचर, क्योंकि यहाँ पर हम 4 कॉम्बिनेशन बना पाए, बिकॉज ए और बी हर कोई 2 वैल्यू अलाउ कर रहा है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, बाइनरी नेचर है। सो 2⁻n। और ये जो लास्ट वाला 2 है, ये क्या है सर? ये है नेचर ऑफ फंक्शन। हमारा जो फंक्शन है वो भी तो बाइनरी नेचर का ही है। इमेजिन करो टर्नरी होता तो मैं कहता फंक्शन की 3 वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1 या तो 2, तो केस अलग तरीके से आगे बढ़ता। बट इसको ध्यान रखिएगा, इवन आप इसे जनरलाइज करते तो x का पावर y का पावर z भी लिख सकते हैं, जिसमें z कौन होगा?
z होगा अगेन नंबर ऑफ वेरिएबल, y होगा नेचर ऑफ वेरिएबल और x होगा नेचर ऑफ फंक्शन, है ना। तो इस तरह से पूरे पैटर्न पे अपन काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नोटिस करिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बूलियन फंक्शंस इन्वॉल्विंग n बूलियन वेरिएबल। तो अगेन ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अगर बूलियन फंक्शन है, वेरिएबल भी बूलियन नेचर के हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास n है, देन आंसर इज नॉट 2। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 रेज टू पावर n स्क्वायर या 2 रेज टू पावर n, नहीं, 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n, है ना। तो करेक्ट आंसर विदाउट अ डाउट हो जाता है। ऐसे गेट में पूछा था 2007 में, इट वाज अ डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन। अब बात करता हूं कॉम्प्लीमेंटेशन की। अब ये बहुत मजे का काम है कॉम्प्लीमेंटेशन, इसका क्या मैथ क्या आइडिया, एक एक करके आपको समझाता हूं। देखो, कोई भी एक फंक्शन उठा लेते हैं। सो लेट मी टेक अ फंक्शन a कॉमा बी, और मान लीजिए मैं लिखता हूं a b बार a बार b। अब आपको देख के कुछ याद आएगा, कौन है ये, एक्सॉर है। बट अभी इसकी एक्सॉर वाली प्रॉपर्टी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। लेट्स से कि दिस इज एन एक्सॉर फंक्शन। अब हमें कॉम्प्लीमेंट करना है ना। तो कॉम्प्लीमेंट करने के 2-3 अलग अलग आइडियाज हैं, और मैं आपको बताऊं फिर वही बात, जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाओगे, चीज़ों को और गहराई से बारीकी से समझते जाओगे, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता जाएगा। तो होता ही है स्टार्टिंग में ना, जब आप कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, वी गो बाय फॉर्मूला, सर ये काम करने का क्या फॉर्मूला, ये काम करने का क्या स्टेप है। बट जैसे जैसे हमें चीज़ें समझ आती है, वी गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, और फिर आप फॉर्मूले से परे हो जाते हैं, आप सॉल्व कर देते हैं क्योंकि आप उसे समझ गए हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए, एक सबसे सिंपल तरीका तो क्या है, या सबसे मनहूस तरीका बोलूँ तो खराब बात है, लेकिन यही तरीका है, आप पूरे के ऊपर बार लगा दो, खत्म। तो ये फंक्शन था, आपने पूरे के ऊपर बार लगा दिया, सर कर दिया कॉम्प्लीमेंट। अब कहने को तो कर दिया आपने, बट इस बार को सॉल्व करना आसान काम नहीं है। जैसे मैंने बोला, डी मॉर्गन लॉ को अगर अच्छे से ना पकड़ा जाए, वो आपका डी मॉर्गन बना देगा। तो इस बार को अगर अच्छे से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे बताइए सर, स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करिए, डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं। तो ये हो जाएगा a डॉट बी का बार ये इधर आ गया, एंड देन ये और एंड बन जाएगा, एंड दैट इज a बार डॉट b पे होल बार लगा देता हूँ। बात समझ आती है। अब इंडिविजुअल इन पे लगाइए, तो बोलिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा a बार, ये फिर से डी मॉर्गन लॉ एंड का और हो जाएगा, एंड b डबल बार, और यहाँ पर आप देखेंगे तो दैट विल बी a डबल बार और b हो जाएगा, एंड आई एम सॉरी और b बार। देखिए ध्यान नहीं देंगे, गड़बड़ है। इन्वॉल्यूशन लॉ है, डबल बार विल गेट कैंसिल, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा a बार b, इधर देखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, इधर मिलेगा a b बार। अब फिर से ब्रैकेट है भी यू नो, फिर से कार्टेशियन ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, तो क्या मिलेगा, मिलेगा a बार डॉट a बार b बार, एंड देन a b and then b बार। ऑब्वियसली b बार एंड a बार विल गेट कैंसिल्ड, तो जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी a बार b बार एंड a b। अभी बात तो ठीक है, बिकॉज ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है एक्सनॉर की। तो एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर होता है, ठीक है। बट मैं आपको क्या समझा रहा था, ये सोचने में तो आसान लगता है कि आप टोटल पे बार लगा दो, बट जब इसे करने जाते हैं ना तो पसीने छूट जाते हैं, आसान काम नहीं है ये। तो क्या इसका कोई सिंपलेस्ट या बेटर तरीका नहीं है एक तरीका, जहां पर हम क्या कहते हैं, लुक एट दिस। अगर कोई फंक्शन है जिसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ध्यान से देखिए क्या करना है, a को a बार से, b को b बार से, c को c बार से, d को d बार से, हर वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करिए। जहां पर 0 था वहां पर 1, जहां पर 1 था वहां पर 0, जहां पर और था वहां पर एंड, जहां पर एंड था वहां पर और, जो जो चीज मिलती जाए रास्ते में सबको उल्टा करते जाओ, जो बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। चेक करके देख ले, चेक कर लेते। जैसे मान लीजिए एक्सॉर था, है ना, तो a b बार एंड a बार b, यही है ना। चलो ध्यान से देखना, हर चीज को उल्टा करना है। तो नाउ दैट विल बिकम a बार, ये एंड है तो इसको और करो, ये b बार है तो b हो जाएगा। नाउ दैट इज वन आइडिया। ये और था, दिस विल बी एंड, नाउ दिस विल बी b, एंड ये एंड था तो ये और हो जाएगा, और b था तो b बार हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम डायरेक्टली इस स्टेप पे आ गए। ये जो डी मॉर्गन लॉ लगाने की पूरी प्रोसेस थी, करना ही नहीं पड़ा। सो दिस इज काइंड ऑफ अ शॉर्टकट। बाकी ब्रैकेट ओपन करोगे तो अगेन विदाउट एनी टाइम यू विल एंड अप ऑन a बार b बार प्लस ab।
है ना। तो ये ज्यादा रियलिस्टिक तरीका ध्यान रखना है। किसी भी फंक्शन का आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है, हर वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से रिप्लेस करना है। जहां पर 0 था वहां पर 1, जहां पर 1 था वहां पर 0, जहां पे एंड था वहां पे और, जहां पे और था वहां पे एंड, रिप्लेस करते जाओ, दिस थिंग विल वर्क फाइन। और तीसरा और आखिरी तरीका जो बोल रहा हूँ समझ का तरीका है, वो क्या है सर ये, व्हाट इज दिस ए बी बार एंड ए बी, अब तो आपको पता है दिस इज 0 1, आई एम सॉरी, दिस इज 1 0 एंड दिस इज 0 1, तो बेसिकली दिस इज मिनटर्म 2, दिस इज मिनटर्म 1, तो एज गुड एज सिंग मिनटर्म नंबर 1 और 2 हमारे पास है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, मिनटर्म चेंज कर दो, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस विल बी मिनटर्म नंबर 0 एंड 3। अब चाहे तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट इज 0 ए बार बी बार, व्हाट इज 3 ए बी, ऐसे करके लिख लो, है ना। तो 3 तरीके मैंने बताए कॉम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ने के। कौन से 3 तरीके हैं, या तो आप एक बार लगाइए फिर सॉल्व करिए, या फिर ये जो मेथड मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि हर वैल्यू को उल्टा करते जाइए, ए को ए बार से, 0 को 1 से, 1 को 0 से, एंड को और से, और को एंड से, ऐसे रिप्लेस करिए। और तीसरा तरीका है मिनटम के लेवल पे जाके खेलना शुरू कर दीजिए। अगर एक बार मिनटम के लेवल पे आपको खेलना आ गया तो फिर मेरे को लगता है रिलेटिवली ये सारी बातें आसान हो जाती है ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा ऑब्जर्वेशन अगर आपको फिर भी याद दिलाऊं तो और का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये तो खैर बेसिक बात है। और का कॉम्प्लीमेंट नॉर है, एंड का नैंड है, एक्सॉर का एक्सनॉर है, दैट इज ओके। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग पे, और अब आप पाओगे, समझोगे कि क्वेश्चन भले ही कॉम्प्लीमेंटेशन पे है, लेकिन अगर मेरे को एसओपी की और पीओएस की समझ नहीं है, मिनटर्म मैक्सटर्म की समझ नहीं है, तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा, बहुत रिसेंट है, 2021 का क्वेश्चन है। अगेन ये समझाने के लिए कि भाई फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन, एक फंक्शन आपके पास है। देखिए आपसे खेलने के लिए भाई ने किस में लिखा हुआ है, पीओएस में लिखा है। कई बार बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज और आर इक्विवेलेंट टू एफ बार, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन कौन एफ बार को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये इतना आसान होगा नहीं। दूसरा, क्योंकि नेगेशन पे पूछा है, कई बार बच्चे ध्यान ही नहीं देते, इक्वल निकाल लेते, अब कैसे करें। एक तरीका तो ये, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बट अगेन आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ये इतना ब्रैकेट ओपन होगा आपको पागल कर देगा। तो उसको पीओएस में ही पढ़ लेते ना, क्या दिक्कत है। कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, मैं कैनोनिकल फॉर्म में ले आता हूँ, आपको पढ़ने में उससे थोड़ी सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो पहला टर्म है एक्स बार एक्स वाई जेड, इसे एज इट इज रहने देता हूँ। अब यहाँ पर कौन मिसिंग है, जेड है ना, जेड मिसिंग है, तो क्या लिखूंगा, एक्स बार प्लस वाई, एक बार जेड बार की टर्म बना ले। तो मान के चल रहा हूँ इतनी बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। तो जेड बार और जेड दोनों टर्म यहाँ से मिल गए। यहाँ पर एक्स मिसिंग है तो क्या बनेगा, सो एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, एंड दूसरा एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड। देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, तो यहाँ से x की दोनों टर्म मिल जाएंगी, और y बार और z मेरे पास है। यहाँ पे z मिसिंग था, z की दोनों टर्म। जरा देखना है कौन कौन है। अब आप जानते हो 0 0 0, सो दिस इज मैक्स टर्म 0। नाउ दिस इज 1 0 1, सो दिस इज मैक्स टर्म नंबर 5। दिस इज 1 0 0, सो दिस इज मैक्स टर्म नंबर 4। 1 1 0, दिस इज मैक्स टर्म नंबर 6, एंड दिस इज लाइक 0 1 0, सो दिस इज मैक्स टर्म कैपिटल एम, है ना, दिस इज मैक्स टर्म नंबर 2। तो ऐसा करके हमने क्या किया, और शॉर्ट में लिख लेता हूँ, हमने डायरेक्ट क्या किया, हमने डायरेक्ट एसओपी या पीएस में फॉर्म में खेल लिया। तो कौन कौन मिला, 0 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला। तो ये सारी टर्म हमारे पास है। सिमिलरली मिन टर्म्स में लिखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, जो यहाँ नहीं है वो हमारे पास है। तो हमारे पास 1 है, 2 0 नहीं है, 1 है, 2 इनके पास है, तो 3 हमारे पास है, 4 5 6 एंड 7 हमारे पास है। ये हमने एनालिसिस कर लिया, ठीक। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। तो जब कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जहां पे 0 था वहां पे 1, जहां पे 1 था वहां पर 0। तो इसी को उल्टा लिखे देता हूं। हमें सर्च करना है किसके पास ये मिन टर्म है, या एक ही बात है किसके पास ये मैक्स टर्म है। तो अब मिन टर्म्स ढूंढना शुरू कर लेते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, आपको पता लगेगा। यस, अब 4 ऑप्शन है, चारों मैच करके देखना है। यहाँ देखो ये भाई साहब कौन है, फिलहाल ये जिस फॉर्म में लिखा उसी फॉर्म में पढ़ लेता हूँ। सो दिस इज बेसिकली 1 1 1, नोटिस करो, और 1 1 1
माने मैक्स टर्म नंबर 7, ये बिल्कुल सही बात है, इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहा हूँ। तो x यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा 0, यहाँ पर लिखूंगा 1, और z नहीं है तो दोनों केस, एक बार 0 के साथ और एक बार 1 के साथ, तो एक बार 1 के साथ, तो ये बनेगा 2 and 3। तो यहाँ से मिला 7, यहाँ से मिला 2 3, देखो शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ। y एज इट इज है तो लेट मी राइट 0, z पर बार, x मिसिंग है तो दोनों कॉम्बिनेशन, तो एक बार होगा ये 1 और एक बार हो जाएगा 5। तो 1 5 2 3 7, देखो मैच कर रहा है क्या, 1 5 2 3 7, और ये हमारा मैक्स टर्म है, ये हमारा मैक्स टर्म है, जबकि मिन होना चाहिए, तो ये इसका मतलब मैच नहीं कर रहा, उल्टे तरह से काम कर रहा है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स बार वाई, एक्स वाई बार, हाँ क्योंकि हमें तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था ना, हमने जो निकाला था वो भी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हमने जो निकाली थी ये मिनटम्स निकाली थी, है ना, तो हमारे पास 2 भी आया है, जबकि उधर भी 2 हमारे पास, हाँ 2 उधर आया था ना हमारे पास, ये आया था 2 4 0 2 4 5 and 6, ये हमारे पास ओरिजिनली जो हमने कैलकुलेट किया था, ये हमारे पास मैक्स टर्म आए थे, और हमें कॉम्प्लीमेंट है तो हमें मिन टर्म ढूंढने हैं, और ये हमारे पास मिन टर्म आए थे, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, हमें मैक्स टर्म ढूंढने हैं। जब हमने यहाँ पे सर्च किया पर 1 5 कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, ये कौन है, एक्स वाई बार, तो अब ये जैसे है वैसे ही पढ़ रहा हूँ, ये एसओपी में भी पढ़ रहा हूँ। तो व्हाट इज एक्स, एक्स इज 1, वाई बार 0, जेड मिसिंग है तो दोनों कॉम्बिनेशन लूंगा 0 और 1, तो एक मेरे को मिलेगा 4, एक मिलेगा 5, ये मिन टर्म में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों मिसिंग है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, और z पे लगा है बार, सो लेट मी राइट 0, तो 0 2 4 and 6, 0 2 4 and, सबको एक साथ लिखूंगा तो मेरे को मिलेगा 0 2 4 5 and 6, 0 2 4 5 6, 0 2 4 5 6, क्या मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, इसका मतलब ये एक वैलिड कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह आप चाहो तब आगे करके देख सकते हो, बात एकदम सेम है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, बट दैट इज द मैकेनिज्म। तो अगर चीजों पे आप सही तरीके से काम करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको एक एक बात समझ आएगी, और पावर है हमारे पास, ये पीओएस में था तो पीओएस में ही पढ़ लिया, ये एसओपी में था तो एसओपी में ही पढ़ा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, कर ही देता हूं इसको, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। अब ये देखो, ये फिर से पीओएस में से पीओएस में ही पढ़ता हूं, तो एक्स माने यहां लिख लेता हूं 0, y मिसिंग है तो 0 और 1 दोनों केस बनेंगे, z पे बार है तो ये हो गया 1, ये कौन हुआ, ये हुआ 1, और ऐसा आएंगे तो हुआ 2, 1 और 2, इसके पास कौन मिसिंग है सर, x मिसिंग है, तो 0 और 1 दोनों ले लेता हूँ, और दोनों जगह बार है तो दैट इज 1 1, ये कौन हुआ, ये हुआ 3 और ये हुआ 7, तो 1 2 3 and 7, 1 2 3 7, ये तो मिक्स मैच हो गया, कोई मैक्स मैच नहीं कर रहा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये देख लीजिए लास्ट वन, एक्स वाई जेड, अब ये फिर से एसओपी में लिखा तो एसओपी में पढ़ता हूं, तो 0 1, हम सॉरी 1 0, अब तो एसओपी है ना, जेड मिसिंग है तो दोनों केस, तो यहां से मिलेगा 4 and 5, 4 and 5 करेक्ट, यहाँ पे x मिसिंग है तो 0 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 2 and 6, ठीक है, एंड दिस इज 1 1 1, तो दिस विल बी 1 1, सॉरी बार बार बार, सो दिस इज नथिंग बट 0, तो 0 2 4 5 and 6, 0 2 4 5 6, ये भी मैच कर रहा है, डी वाला भी मैच हो गया, है ना, क्लियर है अभी। तो किस तरह से आप इस पर काम करके, इसको ऑब्जर्व करके आगे देख सकते हैं, तो ये पूरी कहानी हमारी होगी सर कॉम्प्लीमेंटेशन की। आगे बढ़ते हैं, अब एक छोटा सा आइडिया है, बहुत रेयरली यहां से एग्जाम में बात की जाती है, सो दिस इज 110% नॉट कंसेप्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी इट इज कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। डुअलिटी क्या होती है पहले समझा देता हूं, डुअलिटी निकालते कैसे, इसकी मैथ समझाता हूं। फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हो वो तो आपने देखा, डुअलिटी में क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स है सर, वेरिएबल का नेचर चेंज नहीं करते, सारे वेरिएबल्स को हम एज इट इज रखते हैं, लेकिन अगर कहीं पे 0 और 1 कांस्टेंट है तो वो जरूर 0 का 1, 1 का 0 होगा, और अगर कहीं पे ऑपरेशन है एंड और तो वो भी उल्टा हो जाएगा, तो एंड का हो जाएगा और का हो जाएगा एंड, और तब बनेगा डुअल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज a डॉट b, इसका डुअल करेंगे, वेरिएबल का नेचर चेंज नहीं होगा लेकिन ऑपरेशन जरूर चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a
और भी, देखिए एंड की जगह बन जाएगा और। सिमिलरली आप देखो अगर कहीं पे और लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंड। ये कहानी है सर डुअलिटी की, है ना। तो दैट इज हाउ डुअलिटी वर्क्स। और आपको याद हो मैं जब लॉजिक गेट्स की हम बात कर रहे थे, मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा था क्या, कि भाई लॉजिक गेट में एक बात होल्ड करती है कि दो लॉजिक गेट अगर एक दूसरे के डुअल हैं, दे बिलोंग टू सेम फैमिली, उनका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी सेम है। अगर एक आइडेम्पोर्टेंट लॉ फॉलो करता है तो दूसरा भी करेगा, एक नहीं करता है तो दूसरा भी नहीं करेगा। ये कहानी है। वे काम करती कैसे है, इसका क्या मैथड नोटिस करिए। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपसे सिखाता हूँ। स्टार्टिंग में आप सिर्फ ब्लू कलर पे ध्यान दो, ब्लू कलर पे देखो, और क्या क्या मतलब है ब्लू और रेड कोडिंग का आप समझोगे। मैं यहाँ पे कलर भी ब्लू कर लेता हूँ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ क्या बात हो रही है। देखिए 0011 0101 मैंने चारों कॉम्बिनेशन बनाया है, 0001 1011। आमतौर पे जो इन जनरल हमारा सोचने का तरीका होता भी है, 0 को हम मानते हैं लो और 1 को मानते हैं हाई, क्योंकि बाइनरी मैथ है ना, एक छोटा वैल्यू एक बड़ा वैल्यू, एक को लो एक को हाई। अब यहाँ पे आप देखना ध्यान से देखो, अगर इसी ऑब्जर्वेशन के साथ हम आगे बढ़े तो देखो लो लो पर लो मिला, लो हाई पर भी हाई मिला, हाई लो पर भी हाई मिला, हाई हाई पर भी हाई मिला। तो अगर मैं 0 1 को ना देख के ब्लू कलर को देखूं तो भी कुछ अजीब नहीं है, मेरे को समझ आ रहा है दिस इज नथिंग बट और ऑपरेशन। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो तो लो 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 एंड हाई, तो लो लो पर लो मिला, लो हाई पर भी लो मिला, हाई लो पर भी लो मिला, हाई हाई पर भी सिर्फ हाई हाई पे हाई मिला। सो दिस इज नथिंग बट एंड ऑपरेशन, हाँ या ना। अब डुअलिटी का कंसेप्ट समझो। 2 मिनट के लिए अगर हम उल्टा सोचें, हम ये मान लें कि जो 0 है वो लो नहीं है वो हाई है, उल्टा, और जो 1 है वो हाई नहीं है वो लो है, तो क्या होगा अगर उल्टा ऑब्जर्व करें। अब ये बात देखने की है, अब नोटिस करिएगा, ये जो रेड कलर है वो ये देखो 0 को हाई मान रहा, 1 को लो मान रहा, जबकि व्हाइट कलर चेंज नहीं हो रहा। यहां भी 0 को हाई मान रहा, 1 को लो मान रहा। अब जरा करके देखो, हाई हाई पे क्या मिल रहा, नोटिस करना, हाई हाई पे हाई मिला, हाई लो पर भी लो मिला, लो हाई पर भी लो मिला, जबकि लो लो पर भी लो मिला। बेसिकली इस बार ये सेम टेबल, सेम 0 1 आपको एंड नहीं और नहीं आपको एंड समझाएंगे। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहां पर 3 बार हाई मिल रहा है, सिर्फ एक ही बार लो मिल रहा है, इसका मतलब ये एंड नहीं ये और होगा। ओ माय गॉड। तो कैन यू सी कि सेम टेबल अगर मैं 0 को लो 1 को हाई मानता हूं तो और की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर मैं उल्टा कर दूं 0 को हाई 1 को लो मान लूं तो ये एंड की तरह बिहेव कर रहा है, जिसको बोलते हैं डुअलिटी। तो अगर मैं इसका एक दूसरा एनालॉजी दूं जो आमतौर पर मुझे बहुत पसंद है, इसको कैसे आप समझेंगे, देखिए ये सिर्फ हमारा ऑब्जर्वेशन है, सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि हम किसके साथ हैं। तो हमें कभी वो एंड गेट लगता है, कभी वो और गेट लगता है, गेट एक ही है। इसको ऐसे समझो जैसे मान लीजिए राम और रावण है ना, तो हमारे लिए राम भगवान है ना, हमारे मतलब हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको पूछते हैं, उनके जितने कैरेक्टर्स एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। रावण को हम समझते हैं कि यार ऐसा नहीं बनना, है ना, अहंकारी नहीं होना है, पराई स्त्री पे बुरी नजर नहीं डालनी है, सबका ध्यान रखना है, वो सारी चीजें। बट कुछ मिनट के लिए सोचिए अगर हम इंडिया में ना हो के हम श्रीलंका में होते उस समय, जिस समय रावण वहां का राजा था, तो आप पूरे सिनेरियो को कैसे परसीव करेंगे, सही क्या गलत क्या। बट कोई दूसरे देश का राजा आके आपके देश के राजा को मार के चला जाएगा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो राम है वो किसी और के लिए रावण हो, और किसी और का जो मतलब आपका जो रावण है वो किसी और के लिए राम हो सकता है। रिलेटिव बातें हैं, है ना। दोस्ती में ऐसा होता है, कई बार शुरुआत में कोई आदमी आपको रावण लग रहा होता है, बट धीरे धीरे आप देखते हैं अरे तो बहुत अच्छा है, वो राम बन जाता है। उल्टा कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में कोई राम लगता है, कुछ समय फिगर आउट होता है तो राम नहीं तो रावण है। और मैं बोलूँ तो टीनेज ऐसी होती है, माँ बाप होते हैं, बचपन में माँ बाप राम लगते हैं, वही हमारे आदर्श होते हैं। जब टीनेज आती है तो कभी कभी उनकी छोटी छोटी बातें में बहुत दुख देने लगती है ना, टोका टाकी अच्छी नहीं लगती, और वही राम कब रावण बन जाते हैं हमें पता नहीं लगता। बट कुछ समय के बाद जब आप खुद पेरेंट बनते हैं तो समझ आता है कि यार वो तो सही बोल रहे थे, तो शायद वो जो रावण थे फिर से राम बन जाते, चलता जाता है। तो खैर मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा डुअलिटी के, अदरवाइज देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट, बट मैथ सिर्फ इतनी सी है कि आपके देखने का तरीका है। और डुअलिटी का मतलब क्या है, ये
जब सिंबल चेंज करो, दीज टू आर डुअल, फंक्शन ऑब्वियसली चेंज होंगे बट प्रॉपर्टी सारी होल्ड करते हो। आज तक हमने जितने भी लॉ पढ़े हैं ना, जैसे मान लो ये होल्ड करता है, हाँ करता है सर, अगर किसी भी चीज को 1 के साथ और करेंगे तो 1 होगा, अगर ये होल्ड करता है तो इसका डुअल भी होल्ड करेगा। क्या है इसका डुअल? सर इसका डुअल है, वेरिएबल तो सेम रहता है, ये और की जगह एंड हो जाएगा 0 की, 1 की जगह 0 हो जाएगा एंड दैट विल अगेन बिकम 0। बताओ चेंज सेम है क्या? हाँ सेम है सर। 1 किसी भी चीज को 0 के साथ एंड करते हैं 0 आता है, तो अगर कोई चीज पॉजिटिव सिस्टम में होल्ड करती है तो नेगेटिव सिस्टम में भी होल्ड करती है, अगर a प्लस भी होल्ड करेगा तो a एंड b भी होल्ड करेगा। दैट इज ऑल अबाउट डुअलिटी, है ना। तो डुअलिटी की एक बेसिक बात आपको समझ आई। बाकी एंड का डुअल और है, नॉर का डुअल नैंड है, एक्सॉर का डुअल एक्स नॉर है, वो सब हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अभी 2-3 छोटी छोटी बातें और हैं। न्यूट्रल फंक्शन क्या होता है, सेल डुअलिटी क्या, ऑर्थोगोनैलिटी क्या, उस पर एक बार बात कर। अगर आप गेट एग्जाम के लिए सीरियस हैं बट आपकी प्रिपरेशन कुछ कारणों से अच्छी नहीं चल रही, जैसे डेली डिसिप्लिन के साथ ना पढ़ना, डाउट सॉल्व ना हो पाना, या किसी भी कंफ्यूजन में अच्छी मेंटरशिप का ना होना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट गाइडेंस बैच, जहां मैं रोज 2 घंटे लाइव पढ़ाता हूं विद पर्सनल मेंटरशिप। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए सर, तो अभी बात करते हैं न्यूट्रल फंक्शन के बारे में। न्यूट्रल फंक्शन क्या चीज होती है? तो वैसे देखिए बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है और पूरी स्लाइड में इसलिए बस एक ही पॉइंट लिखा है, फंक्शन एफ इज सेड टू बी न्यूट्रल इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ मिनटर्म्स एंड मैक्सटर्म्स। तो अगर आपको याद हो, जो वार्निंग फंक्शन हमने बनाया दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल फंक्शन। क्यों? क्योंकि आप याद करो वार्निंग फंक्शन के अंदर ओवरऑल अगर आप याद करोगे तो 8 टर्म्स थे, बट 8 केसेस में से भी उस 3 वेरिएबल थे ना, 3 वेरिएबल में से 8 केस बने जिसमें से 4 मिनटर्म थे हमारे, 4 मैक्सटर्म थे, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। या मैं दोबारा एक बहुत सिंपल एग्जांपल बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 वेरिएबल्स हमारे पास है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो 4 कॉम्बिनेशन बने। अब अगेन अगर आप देखिए तीनों के समझ लेते हैं अलग अलग पैटर्न वाले, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली न्यूट्रल हम किसको बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं पूछूं ए और बी का टेबल क्या है, तो सर वो तो हमें पता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो दैट इज 0 1 1 एंड 1। सो दिस इज ए और बी। एंड क्या है? सो 0 0 0 एंड 1, है ना। सो दिस इज ए एंड बी। एक्सॉर क्या है? हम जानते हैं डिफरेंट सेम पे रहता है 0, डिफरेंट पे रहता है 1, सो दैट इज एक्सॉर। तो अब ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे 1 0 है, 3 1 है, मिनटर्म मैक्सटर्म बराबर हो, आसान भाषा में आप ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 1 बराबर हो। तो क्या यहाँ पर नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 1 बराबर है? नहीं है सर। तो इसका मतलब और जो है वो न्यूट्रल फंक्शन नहीं है, उसमें मिनटर्म ज्यादा है मैक्सटर्म कम है। काउंट ऑफ 1 को क्या बोल रहे थे? मिनटर्म, वो तो डिटेल में बात कर चुके हैं। और काउंट ऑफ 0 को क्या बोल रहे हैं? मैक्सटर्म। इधर देखोगे एंड में, तो यहाँ पर ये 3 है, ये 1 है, 0 यानी कि ज्यादा, मैक्सटर्म ज्यादा, एकदम उल्टा केस हो गया। तो इसका मतलब ये भी न्यूट्रल नहीं है। और आखिरी केस देखिए एक्सॉर में, ये न्यूट्रल है सर 100%। क्यों? बिकॉज आप देख रहे हो 2 मिनटर्म है और 2 मैक्सटर्म है, सो दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल। इसका उल्टा कर दो एक्सनॉर, क्या वो भी न्यूट्रल है? वो भी न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ भी 2 मिनटर्म है, मैक्सिमम पोजीशन कोई भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1 1 0 0 लिख दूं, मैं 0 0 1 1 लिख दूं, मैं 1 0 1 0 0 1 0 1 या 1 0 1 0, ऑब्वियसली ये कोई प्री वेल नोन फंक्शंस नहीं है, बट ऑल ऑफ देम आर न्यूट्रल, है ना। So a function f is said to be neutral if it has equal number of minterms and maxterms। ये बात हमारी क्लियर हो जाती है। अब एक और छोटी सी कहानी सुनिए। बोलते हैं सेल्फ डुअल। अभी डुअल क्या है वो तो हमें पता है कि वेरिएबल का नेचर सेम रखना है, लेकिन अगर कहीं पे एंड है तो और है तो एंड, और कॉन्स्टेंट्स अगर हमारे पास है 0 और 1 उनको भी हमें चेंज करना है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं डुअल। बट क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी फंक्शन का, नोटिस करिए, हम डुअल कैलकुलेट करें बट डुअल कैलकुलेट करने के बाद जो फंक्शन मिले दोबारा से सेम फंक्शन मिल जाए? कभी कभी कुछ फंक्शंस में ऐसा हो सकता है। इसके ऊपर गेट में क्वेश्चन भी पूछा गया, अभी समझाऊंगा कैसे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न था। और उस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं सेल्फ डुअल फंक्शन। मुझे बोलो क्या बोलते हैं? सेल्फ डुअल, जहां पे कोई फंक्शन और उसका डुअल दोनों सेम हो। ध्यान रखना, मैं कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं डुअलिटी की बात कर रहा हूं। तो क्या बोलना चाहता हूं, किस तरह से बोलना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी एक फंक्शन हमारे पास है, बताइए इसका डुअल कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे? तो जहां एंड है वहां और, जहां और है वहां एंड। तो ये क्या बन जाएगा बोलो सर? ये बन जाएगा ए और बी। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी और सी।
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और सी। बताइए इतनी बात समझ आ रही है क्या? यस। अब अगला काम क्या है? अगला काम है आप इस ब्रैकेट को ओपन करके देखिए जरा क्या होता है। सो दिस इनटू दिस, सो दिस, ये मैं करके दिखाना जरूरी था कि पूरी अंडरस्टैंडिंग आए। सो ये ए बी हो जाएगा, देन यू हैव ए सी, then b and b, so that will be nothing but b only, and then you have bc। एक टर्म ये बना, अभी एक साथ दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करता, ऐसे रख देता हूं। अब एब्जॉर्प्शन लॉ आप समझते होंगे, ये मैं अलग से करके दिखा देता हूं। अगर ए बी प्लस बी और बी सी लिखा हुआ है, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? बी। बी जब कॉमन लूंगा तो बोलो क्या बचेगा? ए प्लस वन प्लस, या और बोल लो, एंड सी। अब एनीथिंग इंटू और वन इज नथिंग बट वन, तो ये दोबारा पूरा क्या बचेगा? सिर्फ बी बचेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस इसको और इसको मैं बाहर कर देता हूं, तो फिर से एक सिंप्लीफाइड टर्म बची ए सी और बी, और यहां नोटिस करिए क्या बचा? ए और सी। फिर से ब्रैकेट ओपन करिए, अब बोलिए क्या बोलेगा? अगेन ए सी मिलेगा, देन दिस इनटू दिस, दिस इज अगेन ए सी, this into this is AB, and this into this is BC। ऑब्वियसली एक चीज को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो बोलो क्या मिला? AC, AC या CA एक ही बात है, मेरे पास पहले से भी था। देन AB मेरे पास पहले से भी था, देन BC मेरे पास पहले से भी था। लुक एट दिस। तो बढ़िया और शानदार एग्जांपल एक ऐसे फंक्शन का जिसका जब हमने डुअल कैलकुलेट किया तो जो रिजल्ट आया वो दोबारा से वही फंक्शन आ गया जो पहले से था। तो फंक्शन और उसका डुअल अगर दोनों आपस में सेम हो, यह कहलाता सेल डुअल फंक्शन। देखो जब अच्छी रैंक की तैयारी हम कर रहे हैं ना, तो कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी छोटा छोटा ध्यान देके चलना जरूरी है। द रीजन बीइंग हमें नहीं पता अगली बार कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए, और गेट में कभी कभी इस तरह के टॉपिक पे अचानक से क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ 2012 से, यस, और आई थिंक अभी दिखाऊंगा अराउंड 15-16 में अचानक एक बार क्वेश्चन आया सीधे 2 नंबर का, है ना, ये कहानी है। तो इतनी बात आप समझे। अब पहले एक ट्रिक सिखाता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, हमारे पास 4 फंक्शंस हैं और हमें पता लगाना है इसमें से कौन कौन सेल डुअल है। और फंक्शन नोटिस करिए किस टर्म में दिए हुए हैं? सर इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स दिए हुए हैं। अब ये करना तो बहुत मुश्किल है यार, बिकॉज पहले मिन टर्म से आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो हमारे पास कोई मेथड है नहीं डुअल निकालने का। फिर जहां जहां पे एंड है वहां वहां पे और, जहां जहां पे और है वहां वहां पे एंड, वो सब करके देखना पड़ेगा, तब समझेगा कि किस किस के एक में इक्वल आ रहा है ना। इसका एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाता हूं आपको। शॉर्टकट टेक्निक क्या है? तो पहला आइडिया ये है, अब ऑब्वियसली मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आइडिया समझा रहा हूं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि कोई भी फंक्शन अगर सेल डुअल बनना चाहता है, कोई भी फंक्शन अगर सेल डुअल बनना चाहता है, तो पहले वो न्यूट्रल होना चाहिए। अब आप सोचेंगे अच्छा इसलिए 10 मिनट पहले भी न्यूट्रल की बात यहाँ इसीलिए की थी। तो मुझे बताओ इसमें से कौन कौन न्यूट्रल है? अभी तीनों के तीनों फंक्शन 3 वेरिएबल के हैं। 3 वेरिएबल मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहां पर मुझे सिर्फ 2 मिनटम नजर आ रही है। अब क्योंकि 2 ही मिनटम है तो ऑब्वियसली दिस इज अ प्रॉब्लम। ये न्यूट्रल नहीं, क्योंकि 2 मिनटम है तो मैक्सिमम 6 होंगी। तो ये भाई साहब बाहर हो गए, इस पर काम करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज 110% नॉट अ न्यूट्रल फंक्शन। तो सर ये 4 तो है न्यूट्रल, हाँ है। तो क्या न्यूट्रल है इसका मतलब 100% सेल डुअल है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला। दिस इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। तो अगर आप, ऐसे बोलता हूं, अगर आप सेल डुअल बनना चाहते हैं तो न्यूट्रल होना जरूरी है, ये बात ठीक है, बट काफी है? काफी नहीं है सर। हो सकता है न्यूट्रल होने के बाद भी आप सेल डुअल ना बन पाए। तो कैसे चेक करते हैं? एक शॉर्टकट ट्रिक आपको समझाता हूं। देखो यहां पर एक गेम है, अभी इस पूरी मैथ को छोड़ दो, मैं डिराइव कराऊंगा आपको। यहां पर एक गेम है जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मिनटर्म। जैसे 0 का दुश्मन है 7। क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज 0 देखो कैसे लिखोगे, ए बार बी बार सी बार, और 7 कैसे लिखोगे, ए बी सी। बोलो एक भी चीज कॉमन है क्या? सर एक भी चीज कॉमन नहीं है। यहां पर देखो 1 कैसे लिखोगे, ए बार बी बार सी, और जब इसको उल्टा कर दोगे, यानी कि इसको भी उल्टा करो, उसका उल्टा करो, सी को उल्टा करो, ये क्या बनेगा? ये 6 बन जाएगा, है ना। तो लाइक दिस 0 7 के साथ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एकदम जानी दुश्मन है। नॉर्मल दुश्मन, जानी दुश्मन बोलता हूँ, जानी दुश्मन है। 1 6 के साथ है, 2 5 के साथ है, 3 4 के साथ है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अब हम क्या बोलते हैं, जैसे एक एक करके चेक करिए जो मैंने आपको समझा है। स्टेप नंबर 1, तो पहले आपको ये देखना है कि फंक्शन न्यूट्रल है कि नहीं। सर वो तो देख लिया। नाउ a cell dual function does not have any mutually exclusive term, so in every pair of mutual exclusive term we can pick only one min term। मानो जो जानी दुश्मन है वो सर एक साथ नहीं रह सकते। ये ट्रिक है। इसका मतलब क्या है?
अगर 0 आपके पास है तो 7 नहीं हो सकता, अगर 1 है तो 6 नहीं हो सकता, 2 है तो 5 नहीं हो सकता, 3 है तो 4 नहीं हो सकता। हर पेयर में सिर्फ एक चॉइस आपको लेनी है, यानी कि हर पेयर में 2 चॉइस आपके पास है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। क्या हर पेयर में से कुछ ना कुछ लेना जरूरी है? वो भी जरूरी है। क्यों? वरना फंक्शन न्यूट्रल नहीं बन पाएगा, है ना, वो भी प्रॉब्लम है। तो ये कहानी है। तो इस पे कैसे काम करता है और क्या काम करता है आपको समझाता हूं। तो वैसे तो आप चाहो तो यहीं पे लिख लेता हूं, 0 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7। पहला फंक्शन देखते हैं। इसने 0 लिया, 7 है क्या? सर 0 भी है और 7 भी है, नाउ दैट इज नॉट अलाउड। तो ये फंक्शन सेल डुअल नहीं है। देखो कितना आसान है यार। अगर इसकी मैथ्स पता है, इसका शॉर्टकट पता है, तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखिए, 0 1 2 एंड 4, 0 1 2 एंड 4। तो 0 है तो 7 नहीं, 1 है तो 6 नहीं, 2 है तो 5 नहीं, और 4 है तो 3 नहीं। परफेक्ट तरीके से पूरा केस लिखा है, मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। सो दिस विल 110% वर्क फाइन, है ना। नेक्स्ट देखिए, 3 5 6 एंड 7। तो 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 2 नहीं है, 6 है, 1 नहीं है, 7 है, 0 नहीं है। सो नाउ दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल फंक्शन, है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको इसकी मैथ समझ आ गई। इन केस कभी कोई आपसे क्वेश्चन भी पूछ ले कि पहली बात सेल डुअलिटी क्या होता है आपको पता है, न्यूट्रल क्या है आपको पता है, क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें से कौन कौन सेल डुअल है। द की इज कि अगर आपको ट्रिक पता, आप कितनी जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। सो दिस इज द आइडिया। आई होप ये लॉजिक भी क्लियर हुआ होगा आपको। आमतौर पे यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में ये टॉपिक मैं कवर नहीं करता, उसका मतलब इतना लेवल पे वहां नहीं आता, बट गेट वगैरह में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आइडिया पूछा जा सकता है। अब ये देखिए, मुझे आपसे बोल रहा था ना, 2014 में अचानक से क्वेश्चन आया एक नंबर का। क्या? पहले इसने समझाया। गेट की अच्छी बात यह कि अगर कोई भी नई बात पूछते, एकदम रैंडम नहीं पूछते यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सो अ डुअल ऑफ अ बुलियन फंक्शन एफ, x1 से xn तक वेरिएबल है, और एंड हमारे ऑपरेटर है, कॉम्प्लीमेंट इज रिटन एज एफ डी, इज सेम एक्सप्रेशन एज ऑफ एफ विद दिस प्लस एंड स्टार स्वैप। तो पहले ये डुअल भी समझा रहा है क्या होता है। मान नहीं रहा बच्चे को पहले से आता होगा कि जहां पे स्टार को यानी कि एंड को और से और को एंड से स्वैप कर दें तो जो बनेगा वो डुअल होता है। अब फिर बता रहा है सेल डुअलिटी क्या होती है, वो भी बता रहा भाई। कह रहा है फंक्शन एफ इज सेड टू बी सेल डुअल इफ एफ इज इक्वल्स टू एफ डी। अब सवाल क्या बताइए, द नंबर ऑफ सेल डुअल फंक्शन विद एन बूलियन वेरिएबल्स। अगर टोटल नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल हमारे पास एन है, तो कितने अलग अलग फंक्शन ऐसे बन सकते हैं जो सेल डुअल हो। अब आपको आइडिया याद दिलाता हूं, क्योंकि हमने इस पे ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ध्यान से देखिएगा, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो बताइए उससे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। सर उससे कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 रेज़ टू पावर n, एंड 2 रेज़ टू पावर n कॉम्बिनेशन से कितने अलग अलग बूलियन फंक्शन बन सकते हैं। तो आंसर इज 2 रेज़ टू पावर n, जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब यहां समझाता हूं आपको। अगर हमारे पास n वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन या कितने डिफरेंट मिनटर्म्स बनते हैं, 2 की पावर n। बट अब एक बात हमने क्या सीखी, यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मिनटर्म का, है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो, वैल्यू के साथ भी काम याद दिलाते रहता हूँ। हमने 3 बनाए थे सर, टोटल मिनटर्म तो 8 बने थे, है ना, 0 से लेके 7 तक, बट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पेयर कितने बने। सो 0 1 2 3, यहाँ हम चले उल्टा, यानी कि 4 5 6 7। सर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पेयर सिर्फ 4 बने थे। तो कैन आई से आफ्टर दिस नंबर ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पेयर वाज, या तो पूरा लिख देता हूँ 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। बेसिकली ये मैं कहाँ से पहुंचा, मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर n बाई 2 डिवाइड बाई 2 कर दिया, क्योंकि 8 से 4 रह गए, और 2 की पावर n बाई 2 इज एज गुड एज थिंग 2 की पावर n माइनस 1। ये यहाँ पर अगर देखें तो पेयर कितने बने, सर पेयर बने 4। अब हर पेयर पे या हर पेयर के पास कितने ऑप्शन है, देखिए क्या इस पेयर के पास ये भी ऑप्शन है कि मैं 0 और 7 में से कोई भी ना लूं, सर ये ऑप्शन नहीं है। क्या ये ऑप्शन है कि दोनों ले लूं 0 7, सर ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सिर्फ इतना है, या तो 0 लेंगे या तो 7 लेंगे, तो 2 ही ऑप्शन बचे ना अल्टीमेटली। सो हर पेयर के पास 2 ऑप्शन है, तुम्हारा पूरा कहानी है। अगर आपके पास टोटल 2 की पावर n माइनस टर्म है, एवरीबडी हैव 2 चॉइस, देन टोटल पॉसिबल केसेस विल बी 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, या यहाँ पर देखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 4, एग्जैक्टली 16 केस बनेंगे, बट दैट इज द फॉर्मूला वी गेट। और बताइए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। सो यहाँ पर एक ही ऑप्शन परफेक्टली मैच होते नजर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन डी, है ना। तो आई होप ये आइडिया आपको समझ आएगा। भी गेट लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस पे तो काम करके चलना ही चलना है। कहीं कंफ्यूजन है, हल्का सा रिवाइंड करो, फिर से देखो,
कि कहाँ कोई पॉइंट आपने मिस किया, बट आई हैव होप मैंने पूरी बात अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो ये कहानी थी सेल डुअलिटी की। अब एक और कहानी है, वो है ऑर्थोगोनल। इस पे भी क्वेश्चन आया नहीं है ना, देखो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, क्या पता अगली बार इस बार क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन क्या, पहले अप्रोच समझिए, थ्योरी क्या है। अ फंक्शन f इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, किसी फंक्शन को, बाइनरी बूलियन फंक्शन को ऑर्थोगोनल कब बोलते हैं, इफ द कॉम्प्लीमेंट एंड द डुअल ऑफ द फंक्शन आर सेम। अगर किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट और डुअल करें और वो दोनों सेम आए। पहले से सोचना पड़ेगा, देखो हमने कंसेप्ट पहले अभी पढ़ा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन और उसका डुअल दोनों आपस में सेम हो। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो मुझसे सेल्फ डुअल कह रहे हैं, सेल्फ डुअल कह रहे हैं। एक आइडिया जो मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूं, सोचिएगा ऐसा हो सकता है कि नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई फंक्शन और उसका कॉम्प्लीमेंट आपस में सेम हो? सर ये कैसे हो जाएगा, ये तो सेट थ्योरी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इजंट इट? कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये है कि जो आपके पास नहीं है वो आपके कॉम्प्लीमेंट के पास होगा, या जो आपके कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं वो आपके पास होगा। ये बेसिक डेफिनेशन है ना। बट ये ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता कि कोई फंक्शन उसका कॉम्प्लीमेंट आपस में सेम हो, सो दिस कैन नॉट बी ट्रू। बट क्या हो सकता है कि कोई फंक्शन हमने लिया, एक तरफ तो हमने उसका डुअल कैलकुलेट किया और दूसरी तरफ हमने उसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर, सरप्राइजिंगली ये दोनों आपस में सेम है। ना तो फंक्शन अपने डुअल के साथ सेम है, ना तो फंक्शन कॉम्प्लीमेंट के साथ सेम है, बट डुअल और फंक्शन कॉम्प्लीमेंट दोनों आपस में सेम है। कोई एग्जांपल, वैसे तो एक लंबा चौड़ा एग्जांपल मैंने लिख के रखा है, बट छोटा एग्जांपल याद दिलाता हूँ। एक्सॉर याद है? एक्सॉर, एक्सॉर क्या होता है सर? एक्सॉर होता है, याद करिए, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये है ना एक्सॉर। जरा बताना बाबू उसका डुअल कैसे निकालेंगे? तो डुअल में आपको याद है वेरिएबल का नेचर चेंज नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ जहां एंड है वहां और, जहां और है वहां एंड। सो ए बार प्लस बी एक आइडिया है, डॉट एंड ए प्लस बी बार। देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? तो ये एंड का और हो गया, ये और का एंड हो गया बीच में, दिस ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या होगा बोलो? ए बार इंटू ए बार बी बार, ए इंटू बी एंड बी इंटू बी बार। सो देयर यू सी दिस विल गेट कैंसल्ड, आपको मिलेगा ए बार बी बार एंड ए बी। और एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर होता है। अब अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखते आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता ये बात मुझे दोबारा से बताने की जरूरत है, एवरीबडी नो दिस आइडिया, इजंट इट? देखो दोनों आपस में सेम आ रहे हैं कि नहीं? हाँ आ रहे हैं ना सर। एक्सॉर का डुअल भी एक्सनॉर होता है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, यहाँ एक्सॉर मैंने लिखा, अगर मैं सॉरी इधर यहाँ हमने एक्सॉर लिखा, अगर डुअल कर रहे हैं तो भी एक्सनॉर आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो भी एक्सनॉर आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब एक्सॉर कैसा फंक्शन हुआ? एक्सॉर ऑर्थोगोनल फंक्शन हुआ, है ना। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है। अब अगला सवाल फिर से वही है ना, लुक एट दिस, कि कैसे पता लगाएं। कोई एग्जाम्पल बना के रखा है मैंने, यस सेम एग्जाम्पल इधर भी ले लेते हैं। कैसे पता लगाए कि कोई फंक्शन ऑर्थोगोनल है कि नहीं? सर इसमें भी कोई शॉर्टकट ट्रिक है? क्योंकि तो और मुश्किल है। किसी फंक्शन का अगर खुद से करना पड़े तो किसी फंक्शन का पहले डुअल कैलकुलेट करना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना, फिर दोनों को मैच करना, दैट इज डैम टफ। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई तो ट्रिक है? हाँ है, इसकी ट्रिक बताता हूँ क्या। तो अगेन मैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला आइडिया यहाँ पे निकालता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7। अब ये सबके सब हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मोमेंटम है। फिल्टर नंबर 1 सेम है, अगर किसी भी फंक्शन को ऑर्थोगोनल बनना है तो भी उसका न्यूट्रल होना जरूरी है। तो बताइए कौन कौन न्यूट्रल नहीं है? ये पहले भाई साहब तो बस टाइम पास करना है, न्यूट्रल नहीं है। अब जो बाकी के 3 केस बचे ना, इसमें क्या करना है इस बार सर गेम उल्टा है। क्या है? इस बार अपने जानी दुश्मन से प्यार है। इस बात का मतलब, अगर आप 0 लेंगे तो आपको 7 भी लेना पड़ेगा, अगर आप 1 लेंगे तो 6 भी लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो 5 लेना पड़ेगा, 3 लेंगे तो 4 लेना पड़ेगा। अगर कोई टर्म अकेला रहा देन दैट विल नॉट मेक सेंस। अब मजे की बात क्या है, क्योंकि फंक्शन न्यूट्रल है तो क्या आप सारे के सारे टर्म ले सकते हो, सारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पेयर ले सकते हो? नहीं, क्योंकि मेरे को टोटल मिनटर्म 4 ही चाहिए। इसका मतलब 4 पेयर में से कोई 2 पेयर पूरे उठाने हैं। तो अगर आपने 0 लिया तो 7 लीजिए, 2 लिया तो 5 लीजिए, बस हो गया। अगर 1 लिया तो 6 लीजिए, 0 लिया तो 7 लीजिए, हो गया। 3 लिया तो 4 लीजिए, 2 लिया तो 5 लीजिए, हो गया। ऐसे ट्राई कर लेते हैं। पहला केस देखिए, 0 है, क्या 0 के साथ 7 भी है? हाँ है ना सर, ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, 1 के साथ 6 भी है क्या? हाँ 1 के साथ 6 भी है, मुबारक हो। क्या हुआ है? हाँ ऑर्थोगोनल फंक्शन हुआ है। नाउ दैट इज ऑर्थोगोनल फंक्शन। ऑब्वियसली मैं चेक नहीं कर रहा, आप चाहे तो करके देख लेना, ये काम करेगा।
है ना। नेक्स्ट आ जाइए, 0 लिया तो 7 लिया क्या? नहीं, 7 नहीं लिया, तो बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये यहीं पे फेल हो गया। नेक्स्ट देखिए, 3 लिया तो 4 लिया क्या? नहीं, 3 लिया तो 4 नहीं लिया, इसका मतलब ये भाई साहब भी ऑर्थोगोनल नहीं है। बताइए बात समझ आ रही है क्या? और इसका अगर डेरिवेशन में जाना है, इसकी अगर मैथ समझनी है, तब समझिए ये भी तो पूछ सकते हैं ना, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्थोगोनल फंक्शंस आर पॉसिबल। तो फिर से याद करिए, टोटल वेरिएबल है अगर n, ध्यान से देखिएगा, तो कितने डिफरेंट मिनटर्म्स बना पाए? 2 की पावर n, और उससे टोटल डिफरेंट कितने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पेयर बने? 2 की पावर n/2, या आमतौर पे लिखूं तो 2 की पावर n-1, है ना। यहां तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब आपको क्या समझना है, ये जितने टोटल पेयर हैं इसमें से हमें कितने लेने हैं? सर हमें इसमें से भी आधे पेयर लेने हैं, लेकिन जो लेना है पूरा लेना है। अब इसका आधा कितना होगा सर? 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2, या एक पावर और कम किए देता हूं, 2 की पावर n-2। अब आपको नहीं लग रहा ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला बन गया? टोटल कितने केस है? 2 की पावर n-1। आपको कितने चाहिए? 2 की पावर n-2। कैन आई से हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्थोगोनल फंक्शन पॉसिबल? सर 2 की पावर n-1 से 2 की पावर n-2 चुनने के, पिक करने के, सेलेक्ट करने के जितने अलग अलग केसेस हो सकते हैं उतने डिफरेंट फंक्शन बनेंगे। या अगर लिखूं तो NCR याद है, n में से r चूज करने के कितने तरीके होते हैं? दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n-r फैक्टोरियल। सेम यहां लिखो। सो इट इज टोटल कितना है? 2 की पावर n-1 c 2 की पावर n-2, दैट मेनी डिफरेंट ऑर्थोगोनल फंक्शंस आर पॉसिबल। हाँ, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, बट क्या पता किस साल पूछ ले, न्यूमेरिकल के टर्म्स में पूछ ले या थ्योरी पे पूछ ले, जैसा उसने सेल डुअलिटी वाले आइडिया में पूछा है ना। सो मेरे ख्याल से इतनी कहानी करने के बाद अब आपका जो चैप्टर है ना पूरा, जो हमने पूरा पढ़ा कॉम्बिनेशन वाला, नाउ दैट विल गो टू नेक्स्ट लेवल, है ना। इसकी चीजें नेक्स्ट लेवल हो जाती हैं। अब फंक्शंस क्या है, कॉम्प्लीमेंटेशन, डुअलिटी, ये बेसिक बेसिक बातें आपको पता है। एसओपी पीओएस में बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा हमें। लॉजिक गेट पे पहले अच्छे से हम काम कर चुके हैं, तो बेसिक ऑपरेटर एर, एंड, और, एक्सऑर, एक्सनॉर, एक्सऑर का एक्सनॉर में कैसे कन्वर्जन होता है, क्या प्रॉपर्टी रिलेशनशिप है, वो सब अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस भी ट्राई कर चुके हैं। अब मेरे ख्याल से वी आर प्रिपेयर्ड इनफ कि हम बात करें के मैप की, हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की। क्योंकि देखिए अब क्यों करना है सिंप्लीफिकेशन ये भी समझ लीजिए। वही कार वार्निंग सिग्नल वाला एग्जांपल था ना, कि जैसे जैसे हमें आगे बढ़ना है, एक बार अगर वैलिडेशन हो गया, कंसिस्टेंसी अगर है, तो हमें एफिशिएंसी भी चाहिए, हमें सॉल्यूशन के साइज को कम करना है। तो कोई वेरिएबल है, कोई पूरा एक्सप्रेशन, उसके साइज को कैसे रिड्यूस किया जाए, ये हम कहाँ सीखते हैं? सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन में, है ना। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, स्पेशली दिस के मैप। मतलब डिजिटल में अगर आपको के मैप पे कमांड है, तो मान के चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही आता है, इनडायरेक्टली भी अलग अलग टॉपिक में बहुत बार आपको हेल्प करेगा, है ना। तो चलिए भी के मैप को अच्छे समझते हैं, और क्या बिना के मैप के भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डायरेक्ट बूलियन लॉस लगा के किया जा सकता है। अभी वो कितना आसान कितना मुश्किल होगा एग्जाम्पल से देखेंगे। अभी भी आप में से 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।